Good morning, students. Today is our last topic of chapter 5. Okay, after that, the theory of chapter 5 is finished, and then we are going for the remaining numericals of chapter 5. So, I think so within a 3 lecture, max to max 3 lecture, our chapter 5 is finished. Okay, then we are going deep in the JEE NEET for chapter 5 because it is very important chapter. Okay. Laws of motion is very important in JEE NEET. Okay, understand? So we are going for the last topic of this chapter. Okay, so write down. You also first of all understand the topic, then write the topic. Okay, most important topic of this chapter. Last topic, maximum speed for a bank of road. भाई बैंक रोड मतलब क्या है? जिस रोड पे आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, एसबीआई बैंक होती है, उसे हम बैंक रोड कहते हैं, है ना? नो प्लीज, बैंक रोड मतलब जो कर्व रोड होता है, कर्व. ओके, स्ट्रेट नहीं रोड नहीं होता, थोड़ा कर्व होता है. जस्ट फॉर एग्जांपल आपने कार रेसिंग देखी होगी और बाइक रेसिंग देखी होगी. ठीक है, सपोज हम बाइक रेस की बात कर रहे हैं. ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स देखी होगी या कोई भी. अगर कोई बाइक रेस हो रही है तो उसमें वो पूरा ऐसे झुक के टर्न लेता है. ओके, या फिर सपोज कार रेसिंग चल रही है. ठीक है, तो वहां पे रोड स्ट्रेट नहीं होंगे, थोड़े कर्व के टाइप होंगे, ऐसे थोड़े एंगल के साथ होंगे. तो उसके लिए मैक्सिमम स्पीड कितनी, ये बढ़ेगी. और हमारे जब जो रेगुलर रोड होते हैं जिसमें हम और आप लोग व्हीकल चलाते हैं, उसमें मैक्सिमम स्पीड की कौन सी थियरी जो इससे पहले हमने की थी, वी मैक्सिमम इक्वल अंडर रूट म्यू एस आर जी, वो उसकी फॉर्मूला थी जो हम जो रोड की बात कर रहे हैं वो. और ये किसके लिए था? जो कार रेसिंग और बाइक रेसिंग है उसके लिए ये मैक्सिमम स्पीड की ये थी. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम सबसे पहले तो ये हमारा डायग्राम. टॉपिक का नाम बरमोटा है, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड और अ कर्व रोड. ठीक है, तो यहां से अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको एवरीवन? ठीक है, डन. चलो तो फिर अभी हम स्टार्ट करें. थोड़ा ऊपर चला गया है. मोशन ऑफ अ कार, ऐसा हो तो लिख देना आप लोग एक बार, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड. ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले यहाँ पे कौन सा फोर्स आएगा भाई? नॉर्मल फोर्स. यहाँ पे mg. डन. कोई डाउट भाई यहाँ तक? श्योर, लॉक किया जाए. ठीक है भाई. अब यहाँ पे एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन. डन. ये नॉर्मल फोर्स है, तो अभी यहाँ पे उसके दो कंपोनेंट लेंगे, एक n sin थीटा और एक दूसरा होगा n cos थीटा. तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, जहां पे थीटा होगा वहां पे cos थीटा आएगा. तो कहां पे आएगा? यहाँ पे और यहाँ पे. यहाँ पे z बन रहा है मतलब दूसरा थीटा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे दूसरा थीटा आएगा. सो इट इज n cos थीटा और इट इज n sin थीटा. ठीक है, ये z वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 9/10 में आता था. तो ये था हमारा n sin थीटा और n cos थीटा. डन जी भाई, कंफर्म? ओके. अभी फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन हम क्या कर सकते हैं? ओके, सबसे पहले फ्रिक्शन. चलो यहाँ पे ये, दूसरा ये और दूसरा, मतलब ये थीटा यहाँ पे बन रहा है. ओके, तो फ्रिक्शन के लिए, सॉरी यहाँ पे n cos थीटा ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन के लिए है तो fs cos थीटा यहाँ पे और fs sin थीटा यहाँ पे. सेम टू सेम, n के लिए n cos थीटा यहाँ पे हमने पहले भी ये किया था, ये वाला तो, और n sin थीटा यहाँ पे. ओके, डन. और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा.
देख लो एक बार, बहुत ध्यान से देख लो भाई, बहुत 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 ध्यान से देख लो पूरा का पूरा पोर्शन, ठीक है, फिर हम आगे जाएंगे। एक और बात, थीटा mg नॉर्मल फोर्स यहाँ पे होगा n cos थीटा, यहाँ पे होगा n sin थीटा, ठीक है। फ्रिक्शन यहाँ पे है तो यहाँ पे होगा fs sin थीटा और यहाँ पे होगा fs cos थीटा, और इन दोनों में एग्जैक्टली ऑपोजिट सेंटर की तरफ से होगा एक सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है भाई। तो ये है हमारा फोर्स, बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझ में आ गया? श्योर। तो अभी हम आगे जाए, लॉक किया जाए, ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कथा लिखनी पड़ेगी। एज शोन इन द फिगर वी हैव अ बैंक कर्व रोड फॉर अ कार, ओके, हियर वी हैव टू अप्लाई two force in downward direction which is a sign component of friction force and weight force or mg force, ठीक है। Here we two force are applied with opposite direction to the center which are n sin theta and fs cos theta, okay. One force in vertically upward direction and cos theta and one force in the direction of the center fc, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, fc के एग्जैक्टली ऑपोजिट n sin थीटा प्लस fs cos थीटा, ओके। चलो fc मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, चैप्टर 4 में आता था, फॉर्मूला क्या है उसकी, mv²/r, और fs मतलब μsn, इट इज द इक्वेशन नंबर 1, कंफर्म। एंड द नेक्स्ट इज ये वाला n cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे दो फोर्स है मेरे पास, fs sin थीटा और mg, चलो भाई देख लिया यहां तक, कोई डाउट? कंफर्म, ओके। ये सेकंड इक्वेशन है अभी हमारा। अभी मैं इसमें से क्या कर रहा हूं, mg को सब्जेक्ट बना रहा हूं, सो mg इक्वल टू n cos थीटा माइनस fs sin थीटा, तो मैं fs की जगह पे यहां पे लिखूंगा μs n sin थीटा, इट इज द सेकंड इक्वेशन। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था। अभी मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, mv²/r इज इक्वल टू n sin थीटा, दोनों में से यहां पे मैं दोनों में से n कॉमन निकाल रहा हूं, तो बचेगा क्या अभी, और यहां पे भी मैं दोनों में से n कॉमन निकाल रहा हूं, ओके। और अपन में क्या, mg, तो ये mm कट हो जाएगा, ये nn भी कट हो जाएगा, तो बचेगा v²/g। अभी पूरे इक्वेशन को मैं cos से डिवाइड कर रहा हूं, cos थीटा, तो यहाँ पे sin अपॉन cos मतलब tan थीटा, cos अपॉन cos मतलब कट, बचेगा सिर्फ μs, यहाँ पे cos अपॉन cos मतलब 1 और यहाँ पे μs tan थीटा, ओके। मुझे चाहिए स्पीड, सो v² इक्वल टू rg μs प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस μs tan थीटा, तो v की आंसर आएगा हमारा rg μs प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस μs tan थीटा अंडर रूट, सो इट इज द फाइनल आंसर। देख लो एक बार, बहुत ध्यान से देख लो, बहुत ध्यान से, हो भाई। एक और बात जल्दी से, n cos थीटा की एग्जैक्टली ऑपोजिट दो फोर्स है, fs sin थीटा प्लस mg, ये रहा,
अभी मैं mg को सब्जेक्ट बना रहा हूं, तो ये इक्वेशन बनेगा fs की जगह पे μsl लिख दिया, ओके। और fc के एग्जैक्टली ऑपोजिट में ये दोनों इक्वेशन है, तो मैंने fs की जगह पे μsl लिख दिया, और fc मतलब mv²/r, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो mm कट हो जाएगा mv²/r अपॉन mg, ठीक है। तो ये mm कट nn कट हो जाएगा, तो मुझे मेरे पास ये बचेगा। अभी मैंने चारों चार को cos से डिवाइड कर दिया, sin by cos tan, cos by cos cancels, cos by cos cancels, sin by cos tan। फिर मैंने v² को सब्जेक्ट बनाया, सो v इज इक्वल टू फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, v इक्वल टू √rg μs प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस μs tan थीटा। जैसे इससे पहली वाली थ्योरी में कौन सा था, v मैक्सिमम इक्वल टू √μs rg, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ओके, क्योंकि यहाँ पे थीटा बन रहा है इसलिए। सपोज ऐसा इट इज नॉट पॉसिबल, सपोज देयर इज अ जीरो फ्रिक्शन ऑन द रोड, जीरो फ्रिक्शन ऑन द रोड, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये μs जीरो हो जाए। अगर μs जीरो हो रहा है, देन व्हाट इज द रेगुलर आंसर। अगर μs जीरो हो रहा है, देन व्हाट इज द फाइनल आंसर, ओके। चलो सपोज ये μs जीरो हो रहा है हमारा, ओके, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन चला जाएगा, तो ये कुछ नहीं, सिर्फ ऊपर क्या बचेगा, tan थीटा, और ये tan थीटा इनटू जीरो मतलब जीरो, बचेगा सिर्फ 1, सो योर फाइनल आंसर rg tan थीटा, सो vo इज इक्वल टू rg tan थीटा, इट इज द फाइनल आंसर। तो ये vo मतलब क्या, ऑप्टिमम स्पीड, vo मतलब क्या, ऑप्टिमम स्पीड, कौन सी मम, ऑप्टिमम स्पीड। और ये v मतलब क्या है, यहाँ पे v max मतलब रेगुलर स्पीड, जो हम लीगल होती है वो। और सपोज फ्रिक्शन जीरो हो जाए, विच इज इम्पॉसिबल, बट न्यूमेरिकल में ये भी आप पूछते हैं, डिराइव द मैक्सिमम स्पीड एंड डिराइव द ऑप्टिमम स्पीड, ठीक है। पहले लिख दो एक बार बहुत ध्यान से। कंप्लीट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और विथ रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक वी हैव डिराइव्ड वन मोर न्यूमेरिकल, जो आप लोग करेंगे, मैं नहीं करने वाला हूँ, ओके। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, जो हमने लास्ट टाइम किया था उससे आगे जा रहे हैं हम लोग। 5.11, यस, मैंने बोला था भाई लास्ट टाइम एक चीज याद है भाई आपको, कि भूल गए। मैंने बोला था कि हमें लॉग बुक चाहिए एक, जिसमें लॉग, एंटी लॉग, नेचुरल साइन एंड नेचुरल टैन, ये चार चीज होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो वो आपने चैप्टर 4 में भी यूज की होगी, तो आप लोग मुझे जो भी हो मैसेज करना, तो मुझे पता चले, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन हो नहीं रहा है, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। वैसे चैप्टर 4 में तो आया होगा, मतलब आपको आता तो होगा ही, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन एक बार मैसेज कर लेना तो मुझे पता चले, डन, ठीक है। चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल 5.11 इज a circular race track, भाई रेस ट्रैक बोला है, विद थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, थीटा हमारे पास है 15 डिग्री, ओके। उसके बाद म्यू एस दिया है 0.2, रेडियस दी है 300 मीटर, ओके। हमें दो चीज चाहिए, एक ऑप्टिमम स्पीड चाहिए और दूसरी मैक्सिमम स्पीड चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं भाई, एक बार क्या ऑप्टिमम स्पीड और दूसरी बार मैक्सिमम स्पीड। डन,
वन मोर थिंग भाई, सपोज कोई न्यूमेरिकल है आपके पास, कोई भी चैप्टर का, वॉट एवर, 11 12 साइंस वॉट एवर, ठीक है, फिजिक्स में सपोज 3 मार्कर है न्यूमेरिकल, तो आपको कैसे लिखना है वो क्वेश्चन? वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा ना, तभी तो मार्क्स मिलेंगे। हाँ, बहुत अच्छे से तो लिखना ही है आपको, लेकिन थोड़ी पैटर्न होती है उसकी, तो ये सब ध्यान रखना आप लोग, ओके। उस पैटर्न के हिसाब से ही आपको मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको डेटा लिखना है। आपको जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया है वो सब पहले लिख दो आप, उसके 0.5 मार्क है आउट ऑफ 3। फिर उसके बाद जो फॉर्मूला आप यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी, उसके अनदर 0.5 मार्क, ओके। फिर आपको वो जो वो वैल्यू है वो सब पुट करनी पड़ेगी कि चलो भाई ये इसकी जगह पे, और बाकी सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन का 1 मार्क और 1.5 मार्क, ओके, डन। और उसके बाद आंसर आता है, तो आंसर के लिए 0.5 मार्क्स से 1 मार्क्स वो लोग रखते हैं। यूनिट के लिए भी 0.5 मार्क्स रखते हैं वो लोग। अगर आपका पूरा आंसर राइट है, सपोज यहाँ पे मैंने स्पीड फाइंड आउट करनी है, स्पीड मिल जाएगी मेरी वॉट एवर एक्स वाई जेड, लेकिन मैंने पीछे मीटर पर सेकंड नहीं लिखा, 0.5 मार्क कट, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि भी आपने सर मैंने तो सब कुछ लिखा था फिर भी हमें मार्क्स नहीं मिले, तो भी ऐसा ही होता है। जो पैटर्न है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो कथा में बोलता हूँ ऑलवेज, तो कथा वो सब हमें लिखना पड़ेगा कंपलसरी, तभी ये इन सब के मार्क्स होते हैं भाई। हम जब बोर्ड में पेपर चेक करने जाते हैं तो इन सब के मार्क्स होते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो एक चीज याद रखना आप लोग, ओके। तो अभी सबसे पहले ऑप्टिमम फॉर्मूला लेंगे हम लोग, RG tan थीटा। तो R मतलब 300, G मतलब 9.8 और यहां पे लेंगे tan 15। भाई और बहनों, tan 15 की वैल्यू यहां पे लिखनी पड़ेगी आप, ओके। तो वो आपकी बुक में से देख के आपको लिखना पड़ेगा। और दूसरी फॉर्मूला ये है हमारी V मैक्सिमम, तो फॉर्मूला ये है RG μs प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस μs tan थीटा, ये फॉर्मूला। तो RG और μs है मेरे पास, प्लस tan 15, तो ये सब भी आपको लिखना पड़ेगा और आपको अपने आप सॉल्व करना है। आई होप यू डू वेल। देख लो एक बार और लिख दो ये भी वन मोर टाइम। अगर आपको ये थीटा देखना आएगा तभी आपको आएगा, हाँ भैया, तो मतलब ये आपको करना है अपने आप, ध्यान रखना आप लोग, ध्यान से लिख देना, एकदम ध्यान से। ओके, कंप्लीट। एक का आंसर है 28 पॉइंट समथिंग, दूसरे का आंसर आ रहा है 38 पॉइंट समथिंग। दोनों के पीछे लिखना है आपको मीटर पर सेकंड, ओके। एंड प्लीज टेक्स्ट में से डायरेक्ट मत लिखना, अपने आप सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से गलती से भी थीटा चेंज कर दूंगा ना इस क्वेश्चन में से, तो पूरा आंसर चेंज। मैंने यहाँ पे 15 की जगह पे 20 कर दिया, तो फिर 10 20 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी और वो फिर टेक्स्ट बुक वाला आंसर नहीं आएगा। तो गलती से भी, ओके, अपने आप लिखना है, आपको अच्छे से लिखना है। डन। आई नो कि आप लोग में से कोई भी चीटिंग तो नहीं करे, आई एम ट्रस्ट ऑन यू 100%। डन। तो चलो भाई, ये हो गया हमारा, मतलब थियरी टोटली कंप्लीट, चैप्टर 5 थियरी इज फिनिश्ड, कंप्लीट, ठीक है। अभी एग्जाम्पल भी हो गए, सब ऑलमोस्ट सब न्यूमेरिकल कर दिया हमने, ठीक है। अभी एक्सरसाइज में से जो जो बाकी है वो जल्दी से हम सॉल्व कर रहे हैं। 16, 17, 18, 19 हो गया, 20 हो गया, 21, 22, 21 भी हो गया, 23 अभी कर रहे हैं, फिर यहाँ से 5.4 कर रहे हैं, उसके बाद हम कर रहे हैं 10, 11, 12 कर रहे हैं, 13 कर रहे हैं, 14 कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं, और एक्सरसाइज 1 2 3, ठीक है। तो स्टार्ट करें, एक काम करें, एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। 1 सेकेंड, फैन स्टार्ट कर दो पहले। Give the magnitude and the direction of the net force acting on. First point, a drop of rain falling down with a constant speed. भाई एक
रेन ड्रॉप है वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना, कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना, 0, फिनिश, योर आंसर इज 0, एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, डन। सेकंड, a cork of mass 10 ग्राम floating on water, कॉर्क है वो 10 ग्राम का, वो वाटर के ऊपर फ्लो कर रहा है तो उसकी भी स्पीड है, स्पीड से जा रहा है तो फिर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा उसका, 0। A kite skillfully held stationary in the sky, भाई stationary in the sky, stationary लिखा है तो स्पीड कितनी भाई, 0, तो एक्सेलरेशन कितना, 0, डन जी, कंफर्म। A car moving with the constant velocity, ओके वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, भाई क्या सब में 0 ही आ रहा है। A high speed electron in space far from all material object and free of electric and magnetic field, ओके भाई एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री स्पेस में जा रहा है, वो फ्री स्पेस में जा रहा है, ओके इलेक्ट्रिक फील्ड से भी दूर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से भी दूर जा रहा है, ओके तो फिर एक्सेलरेशन कितना, अगेन 0। सो एक्सरसाइज 1 सब में आंसर 0 ही आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट, a pebble of mass 0.05 kg is thrown vertically upwards, give the direction and magnitude of the net force on the pebble। चलो भाई सबसे पहले ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, अगर अपवर्ड मोशन में कर रहे हैं तो F इक्वल टू क्या आएगा भाई, mg, ओके किसी एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था, मुझे नाम पता नहीं है कि सर जी की जगह पे 9.8 क्यों, तो भाई ऐसा फिक्स है, आपने चैप्टर 3 में भी पढ़ा होगा कि अगर हम रेगुलर, सपोज मैं रोड पे जा रहा हूँ, आप लोग रोड पे जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन की जगह पे जो है ना वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा या फिर वो वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एक ही जगह पे फिक्स भी है जी और उसकी वैल्यू है 9.8 और या कई बार 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा भाई, F इक्वल टू mg, नीचे से ऊपर जा रहा है तो g होगा माइनस में, मतलब उसकी डायरेक्शन कौन सी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेकंड, ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन अगेन सेम, पहले नीचे से ऊपर जा रहे थे अभी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अगेन सेम F इक्वल टू mg, लेकिन अभी g क्या लेंगे, प्लस लेंगे, डन, ओके। एट द हाईएस्ट पॉइंट when it is momentarily at rest, do you answer change in the pebble was thrown at the angle of 45 degree with the horizontal direction, okay पे किसी एक पॉइंट पे वो स्टेशनरी है तो अगर मैं उसको 45 डिग्री पे रखूंगा तो आंसर चेंज आएगा, यस और नो। सबसे पहले तो ये बताओ कि आंसर चेंज आएगा, यस सर, नो सर, व्हाटएवर सर, से भाई हमारी F की फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू mg और F इक्वल टू m, तो पूरी फॉर्मूला में कहीं पे भी थीटा नहीं आ रहा है तो मैं उसको 45 पे रखूँ, 30 पे रखूँ, 60 पे रखूँ, व्हाटएवर, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर इसका मतलब क्या है कि अगर हम 45 पे भी रखेंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा हमारा आंसर में से, ठीक है। तो ये था आपका एक्सरसाइज 2 और 1, ठीक है। उसके बाद अभी हम फर्स्ट कर रहे हैं, सॉरी फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अभी हम थर्ड कर रहे हैं, डन। 5.3 ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बाद अभी नेक्स्ट लेक्चर में जो भी बाकी का है 5.4, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन है और हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट होगा और उसके बाद थोड़े टेक्स्ट बुक के बाहर के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम अच्छे से, आपको भी मज़ा आएगा सॉल्व करने में, ओके। तो बस आज के बाद नेक्स्ट 2 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर 5 इज फिनिश टोटली, ठीक है। फिर उसके हम एग्जाम रखेंगे और फिर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ओके। मोस्ट ऑफ द चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे, ओके। लेट्स सी क्या हुआ है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन ऑफ मास 0.1 ग्राम। चलो सबसे पहले, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन, भाई स्टेशनरी ट्रेन के विंडो से मैं उसको ऐसे छोड़ रहा हूँ तो ऊपर से नीचे आ रहा है, मुझे उसका फोर्स चाहिए, F इक्वल टू mg, डन। मास दिया है 0.1 और g की जगह पे स्मॉल g की वैल्यू आपको लिखनी है और डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन। Just after it is dropped from the window of a train running at a constant velocity, by constant, अभी ट्रेन मूविंग कंडीशन में है, ट्रेन की स्पीड कितनी है, कांस्टेंट 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर है उसकी स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। अभी हमारा सेकंड केस के लिए फोर्स कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद, भाई अभी इस बार भी यही बोला है कि भाई
अभी हम मूविंग ट्रेन में से ऊपर से नीचे हम जो ऑब्जेक्ट है वो थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी इस बार कांस्टेंट स्पीड नहीं बोला है, अभी इस बार मुझे एक्सेलरेशन दिया है ऑलरेडी, और वो कितना है 1। तो फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू m, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन कौन सी, अभी कांस्टेंट स्पीड नहीं है, अभी नॉर्मल स्पीड है, तो उसकी डायरेक्शन होगी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और उसके बाद दिल्ली, अहमदाबाद हो गया, बॉम्बे हो गया, चेन्नई हो गया, अभी हम कर रहे हैं दिल्ली। लाइंग ऑन द फ्लोर of a train which is accelerating with 1 meter per second square, the stone being at rest relative to the train. ओके, अभी इसके लिए क्या आएगा भाई, सिंपल है। इसके लिए जो भी आंसर आएगा हमारा, केस में ये लिखा है आपको कि भाई फोर्थ केस में कि भाई ट्रेन मूव कर रही है और ट्रेन के वो कंपार्टमेंट में एक ऑब्जेक्ट रखा है हमने 0.1 किलोग्राम में, ओके। और ट्रेन का एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वो कांस्टेंट ही हुआ ना, रिलेटिव, चैप्टर 3 रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ओके। विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन वो तो कांस्टेंट ही हुआ, स्टेशनरी हुआ, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं तो फिर स्टेशनरी होगा। तब हमें क्या, कौन सी फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ेगी, F इक्वल टू m, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये था आपका एक्सरसाइज चैप्टर 5 के लास्ट टॉपिक किया हमने, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है। उसके बाद उसका ये न्यूमेरिकल किया, जिसका आप लोग बहुत अच्छे से आंसर लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने एक्सरसाइज में किया 1 2 3, ओके। और उसके अलावा भी 2-3 क्वेश्चन अच्छे से किए, ठीक है। तो आज के लिए इतना रख रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सभी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे, कंफर्म, लॉक किया जाएगा, डन, ओके। सी यू नेक्स्ट लेक्चर, बाय।